Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode, that is episode 92, शादी के बाद। कहानी अब तक आलिया की जिद देखकर राजवीर अब अपना कंट्रोल खो रहा था। दरअसल राजवीर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर था और उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि सामने वाला उसकी बात ना माने या फिर वो ना करे जो वो चाहता है। इसलिए वह इस बार उसने आलिया को सख्ती से कहा, तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा? मुझसे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, चुपचाप इसी रूम में रहो और इस बात को अपने छोटे से दिमाग में बैठा दो कि अब तुम मेरी बीवी हो। क्योंकि अगर दूसरी बार तुमने जिद की तो तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि पति क्या होता है। तुम शायद तब ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगी तुम अब मेरी बीवी बन चुकी होगी। कहकर राजवीर रूम से बाहर निकल गया और एक तेज आवाज़ के साथ रूम का डोर बंद कर दिया। आलिया ने नम आंखों से उसे जाते हुए देखा और वापस वहीं फर्श पर ही बैठ गई और अपनी हथेली में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। अब आगे वो इस वक्त खुद को काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब से बाहर कैसे आए। माही, निया और दादी के साथ घर तो आ गई थी, उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो भी छोटू बेबी के पास रहना चाहती थी। माही वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कब अदिति छोटू बेबी को घर लेकर आएगी और इस बार वो दादी से कोई बार पूछ चुकी थी। अधिराज जी को आदित्य के बच्चे के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से वो गुस्से से इधर से उधर अपने रूम में टहल रहे थे। वहीं दादी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, देखिए अब जो हो चुका है वो हो चुका, लेकिन सच यही है ना कि वो बच्चे हमारे खानदान का वारिस है। अधिराज जी ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, निर्मला जी, मैं जानता हूँ वो बच्चा इस खानदान का वारिस है, लेकिन आपके नालायक पोते ने जो हरकत की है उसका क्या? हमें लग रहा था इतने साल में वो अब्रॉड में है, लेकिन कुछ महीने पहले वो इंडिया आया था और हमें इसकी खबर तक नहीं थी। निर्मला जी ने कहा, देखिए अभी आप प्लीज़ इस बारे में आदित्य से कोई बात मत कीजिएगा, मैं हूँ ना, मैं बात करूँगी। तो अधिराज जी ने कहा, आप तो रहने दीजिए निर्मला जी, आप ही तो सर चढ़ाए हुए हैं अपने दोनों पोतों को। एक तो रणवीर है जो मेरी बात तो कभी भी मानता ही नहीं है, हमेशा अपनी मानी करता है, और थोड़ा आदित्य पर भरोसा था, ये कम से कम ये थोड़ा सही है, लेकिन ये तो नालायक निकला और एक बच्चे का बाप भी बन गया। अपने सोचा है दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? हम कितनी रेपुटेशन है हमारी फैमिली की, लेकिन हमारे चिराग शादी से पहले बाप बने फिर रहे हैं। दादी ने कहा, प्लीज़ आप शांत हो जाइए ना, मैंने कहा ना मैं समझाऊंगी आदित्य को। और देखिए आप ऐसी बातें तो मत कीजिए, और आपको पता है ना, मैंने बताया ना आपको कि वो सब क्यों हुआ। फिर अधिराज जी ने मुंह पकड़कर बाँह पकड़कर कहा, चलिए आप सोफे पर बैठिए, हम शांति से बात करते हैं। दरअसल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी। अधिराज जी ने निर्मला जी को घूर कर देखा और जाकर सोफे पर बैठ गए। वे खुद से ही वो बड़बड़ाए, अब करेगी अपने पोते की वकालत, यही तो किया है आज तक इन्होंने। निर्मला जी भी उनके पास बैठ गई और कहा, आप चाहे कितना भी ज़्यादा खड़ूस क्यों ना बने, लेकिन मैं भी जानती हूँ आप अपने पोतों से कितना प्यार करते हैं। अपने आप को खड़ूस कहे जाने पर दादाजी ने घूर कर निर्मला जी को देखा तो निर्मला जी ने घबराते हुए कहा, अरे वो सब छोड़िए ना, दरअसल मैं कुछ सोचा है। तो अधिराज जी ने कहा, आपने जो अभी मुझे खड़ूस कहा है ना, उसका जवाब तो आपको देना होगा। फिलहाल तो मुझे ये बताइए कौन सी ज़रूरी बात करनी है आपको। तो निर्मला जी ने कहा, देखिए अब आपको ये तो पता ही है कि वो बच्चा आदित्य का है, तो मैं सोच रही थी कि माही रणवीर के साथ साथ आदित्य और अदिति की भी शादी करवा दें, तो कैसा रहेगा? अधिराज जी ने कहा, निर्मला जी मुझे पता है कि आप मुझसे पूछ नहीं रही हैं, बल्कि अपने अपने मन की ये बात पहले ही ठानी हुई है, और पूछने की फॉर्मेलिटी आप मेरे सामने कर रही हैं, उसे मत कीजिए। तो दादी ने फेक हंसी के साथ कहा, देखिए अब आप तो जानती हैं ना कि एक बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार ज़रूरी है। अब आदित्य की शादी हम किसी और लड़की से तो नहीं करवा सकते,
क्या पता वो हमारे परपोते का ख्याल रखे या ना रखे, और हम कोई नहीं होते हैं एक माँ से उसके बच्चे को दूर करने वाले। और आप भी जानते अदिति इतने वक्त से हमारे घर पर है, वो कितनी प्यारी बच्ची है और संस्कारी भी। पता है, जब भी अदिति को देखती थी ना, मैं तब यही सोचती थी कि मेरे अदिति के लिए भी ऐसी ही लड़की होनी चाहिए। और देखो, ऊपर वाले ने पहले ही उसका जोड़ा बना दिया। अधिराज जी ने अपनी आह रोल करते हुए कहा, इसलिए कहा था, मन ही मन ठान के बैठी है पहले से ही। फिर खड़े होते कहा, पर पहले मुझे आपके पोते से ज़रा अच्छे से बात करनी होगी। दादी ने भी खड़े होते कहा, बात कीजिए ना, बिल्कुल बात कीजिए, और उसे डांटिएगा भी। आपको बिना बताए इंडिया क्यों आया था, लेकिन शादी के लिए मन चाहिए। दादी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, दादाजी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, आपका कुछ नहीं हो सकता निर्मला जी, वैसे हमारा परपोता कैसा है? तो दादी ने खुश होते कहा, वो बिल्कुल ठीक है। मेरी डॉक्टर से कुछ देर पहले बात हुई थी, कुछ दिनों में ही डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। वैसे ही आप नहीं जाएंगे क्या अपने परपोते को देखने? तो अधिराज जी ने कहा, मैं हो आया हूँ। ये सुनकर निर्मला जी हैरान रहकर बोली, क्या आप होकर आ गए मतलब? दादाजी ने निर्मला जी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? पर दादी बनने की खुशी सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं, कहकर दादाजी रूम से बाहर निकल गए। दादी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महादेव, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। माही देखो, मैंने ऐसे भी क्या कह दिया जो कि तुम इतना भड़क रही हो? कहते हुए निया आगे आगे भागते हुए बोली। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी। माही उसके पीछे पीछे आते हुए बोली, तुम कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ओवर ही बोलती हो, कुछ भी नहीं सोचती हो। निया की बच्ची, आज तो तुम गई मेरे हाथ से। तब से कह रही मुझे परेशान मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है ना मेरे हाथों से मार खाने का। निया हंसते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी। अरे मेरी माँ, बस कर, एक मजाक ही तो किया ना तेरे साथ, कहकर निया बाहर में एंट्रेंस की तरफ भागी। माही भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी कि दो तीन सीढ़ियों पर जाकर उसका पैर अटका, और वो जैसे ही गिरने वाली थी तभी एकदम से वो किसी की मजबूत बाहों में जा गिरी। वहीं निया ने जल्दी से पीछे पलट कर देखा तो आंखें बड़ी करते हुए कहा, वाह, एक पिक तो बनती है यार, कहकर निया ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और सामने दिख रहे नज़ारे को अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया। वहीं माही आंखें फाड़ किए रणवीर को देख रही थी, जिसने अपनी कमर को थामा हुआ था। उसकी कमर से रणवीर भी हैरानी से माही को देख रहा था। दरअसल माही जब सीढ़ियाँ उतर रही थी, उसी वक्त सिर्फ 2 सीढ़ियाँ ही रह गई थी। तभी वह अपना बैलेंस नहीं बना पाई और एकदम से जैसे ही गिरने लगी, तभी सामने से आ रहे रणवीर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। माही ने निया का पीछा करते हुए यह ध्यान ही नहीं दिया कि रणवीर भी सामने से आ रहा है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, रीप 93। मैं इसका वो छोड़ रही हूँ रिकैप। रणवीर ने उसे बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। आकाश बहुत कोशिश कर रहा था अपना, ये तो पहले आ चुका है शायद, जस्ट वेट, मैं चेक करती हूँ। सॉरी, ये एपिसोड पूरा की पूरा रिकैप पूरा जो है वो फिर से आया हुआ है, और वहाँ तक आया हुआ है जहाँ वो अदिति जो है अपना मुँह ढक के जल्दी जल्दी रो बेड के बराबर में रो रही है, वो उसे बंद कर गया है। मैं यही सोचूं कि आज पॉकेट एफएम वाले मेरे ऊपर मारवान क्यों हो गए, कैसे उन्होंने एपिसोड खोल दिया, पता पड़ा ना, सारा रीकैप खोल दिया है। सो कहानी अब तक मैं छोड़ रही हूँ। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड का नाम है 94 गिव मी अ स्वीट किस फर्स्ट। माही की नाजुक सी कमर रणवीर के सख्त हाथों में थी। रणवीर ने हल्की सी माही की कमर को प्रेस किया और अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, ऐसे कैसे भाग रही थी? माही जो एक टक रणवीर की आंखों में देख रही थी, वो जैसे अपने हाथों में होश में आते हुए बोली, वो निया मुझे चुरा रही थी, इसलिए उसके पीछे भाग रही थी। तो रणवीर ने दोबारा पूछा, उसने ऐसा क्या कहा था? माही जो अभी भी रणवीर की आंखों में ही देख रही थी, वो जैसे खोए हुए लहजे में बोली, वो कह रही थी कि ना वो इससे आगे माही कुछ कहती उससे पहले ही वो जैसे अपने
होश में आई और एकदम से चढ़ते हुए बोली, पहले मुझे छोड़िए। तो रणवीर ने भी कहा, नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही बताओ कि ऐसी क्या बात थी कि तुम निया के पीछे भाग रही थी। माही ने कहा, हर बात आपको बतानी ज़रूरी नहीं होती है, अब छोड़िए मुझे, कोई हमें ऐसे देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। रणवीर ने भी बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, आई डोंट केयर। माही ने उस बार थोड़ा गुस्से से कहा, मैंने कहा छोड़िए वरना मैं चिल्लाऊंगी। रणवीर ने कहा, तो ठीक है, छोड़ देता हूँ, कहकर रणवीर ने एकदम से अपना हाथ माही की कमर से दूर किया। इसी के साथ माही का बैलेंस बिगड़ा, पर इससे पहले कि वो बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरती, उसने कसकर रणवीर के गले में अपनी बाहें डाल दी। माही के अचानक ऐसा करने से रणवीर के होठों पर इस शरारत वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने माही की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया था, पर अब लगता है कि तुम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो। माही का ये सुनना था कि उसने रणवीर के कंधे पर हाथ रखकर दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, फालतू की बातें मत करो, छोड़ो मुझे, अभी कोई आ जाएगा। रणवीर ने माही को ऐसे कसकर पकड़े हुए कहा, कम ऑन गिव मी अ स्वीट किस फर्स्ट, फिर मुझे जाना भी है। यह सुनकर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो, अभी कोई आ जाएगा। कहते ही माही आसपास ही देख रही थी कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। निया तो कब की वहाँ से बाहर चली गई थी। इस बात की माही को तसल्ली थी, लेकिन फिर भी उसे घबराहट हो रही थी कि कोई भी रणवीर और माही को इस तरह से ना देख ले। वहीं रणवीर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो ऐसे ही माही को होल्ड किए खड़ा था, बल्कि उसने तो अपनी पकड़ माही पर इतनी कस दी थी कि माही रोने लगी। माही ने अब रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, प्लीज़ छोड़ो ना, क्यों परेशान कर रहे हो। रणवीर ने माही के बालों को एक साइड करते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, ओह, तो तुम्हें यहाँ शर्म आ रही है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ कोई भी हमें नहीं देख पाएगा। माही कुछ कहती उससे पहले ही रणवीर ने झटके से माही को अपनी गोद में उठा लिया। गिरने के डर से माही ने एक बार फिर से अपनी बाहें रणवीर के गले में डाल दी। रणवीर तो उसे गोद में उठाए शांति से चल रहा था। वहीं माही अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए रणवीर को देख रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम, जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। ये सुनकर परेशान होते हुए बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। रणवीर उसे एक कॉरिडोर में लेकर आया, फिर माही को वहीं रखी एक बड़ी सी मेज के ऊपर बैठाकर अपने दोनों हाथ उसकी अगल बगल टिका दिए। माही उतरने की कोशिश करने लगी तो रणवीर ने उसकी कमर को वापस होल्ड करते हुए कहा, हिलने की सोचना भी मत, चुपचाप यहीं बैठी रहो। माही अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वो रौंदू सी शक्ल बनाकर बोली, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, जाना चाहती हो यहाँ से। माही ने बड़ी मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो चलो मुझे किस करो। रणवीर के करीब आने से माही अपना सर पीछे की तरफ ले जाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी। तो रणवीर ने उसके चेहरे की ओर करीब आते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं करनी, मुझे तुमसे किस चाहिए। माही ने कहा, मैं बेशर्म थोड़ी हूँ जो ऐसा करूँगी। तो रणवीर ने माही के कान के करीब जाते हुए कहा, अपने होने वाले हस्बैंड को किस करना बेशर्मी नहीं होती है मेरी स्वीट हार्ट, चलो किस करो जल्दी। रणवीर के इतने पास होने से माही का दिल घबराहट से भरा और जोर से धड़क रहा था और वो समझ गई कि अब उसे यहाँ से जाना है तो उसे फिलहाल रणवीर की बात माननी होगी, वरना रणवीर उसे यहाँ से नहीं जाने देगा। वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपने होठ धीरे धीरे रणवीर के गालों के करीब ले गई। माही की सांसें रणवीर को अपने चेहरे पे फील हो रही थी और रणवीर आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगा। जैसे ही रणवीर को माही के सॉफ्ट होठों का एहसास अपने गालों पर फील हुआ, उसका दिल एकदम से जोरों से धड़का और उसकी पकड़ माही की कमर पर और भी ज़्यादा कस गई, जिसे महसूस कर माही के मुंह से हल्की सी आह निकली। रणवीर ने एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही कसकर पकड़ लिया था। माही जल्दी से रणवीर से दूर होते बोली, अब तो कर दिया ना किस, आप छोड़ो मुझे। रणवीर अभी भी माही को एहसास में खोया हुआ था, लेकिन माही के अचानक से दूर हो जाने से
रणवीर ने अपनी आंखें खोली और इंटेंस नज़रों से माही के चेहरे को देखने लगा, जो नज़र झुकाए इधर उधर देख रहा था। रणवीर ने थोड़ा दूर होते हुए कहा, मैं कोई बच्चा हूँ जो तुम मुझे ऐसे किस कर रही हो? तो माही ने भी नज़र झुकाए हुए ही कहा, पर मैं तो बच्ची हूँ ना, मैं वो सब नहीं कर सकती जो आप करने को कह रहे हैं। माही रणवीर की बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो उसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। ये एपिसोड यहीं फिनिश हुआ एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड दैट इज़ 95। लेकिन उन लड़कियों को मैंने धोखा डैश डैश डैश। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सुबह शाम दोनों टाइम ये एपिसोड्स डालूँ, तो यूट्यूब स्टूडियो से मुझे पता पड़ रहा है कि आप लोग सिर्फ इसे एस्केप कर करके सिर्फ 10 मिनट एवरेज में इसको सुनते हैं। कोई पूरा सुनता होगा, कोई कुछ सिर्फ 2 मिनट सुनता होगा। एवरेज सिर्फ 10 मिनट आ रही है। अगर इसे आप एवरेज व्यूज़ इतने ही रहे लेकिन एवरेज डबल हो जाए, तो मैं आपको दोनों टाइम ये स्टोरी सुना सकती हूँ। आपके हाथ में है, ठीक है? अगर आप उस टाइम नहीं सुनना चाहते हैं, आप किसी भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम चला के छोड़ दीजिए, वो अपने आप चलती रहेगी। चलो लेट्स स्टार्ट। अब आगे। रणवीर की इस हरकत से माही अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे बचकर निकल भागे। वहीं रणवीर धीरे धीरे एक बार फिर से माही के चेहरे की तरफ झुक रहा था। वो उसके और करीब आ गया था। अब माही को रणवीर की गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी, जिस वजह से माही के दिल की धड़कनें भी उसी रफ्तार से तेज होती जा रही थी। वहीं रणवीर के होठ माही के होठों को छू पाते तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसे सुनकर माही ने जहाँ चैन की सांस ली, वहीं रणवीर ने फ्रस्ट्रेशन से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो माही से थोड़ा दूर हुआ था कि तभी माही ने जल्दी से उसे दूर धकेला और मेज से कूदकर नीचे आई और कहा, तुम्हारा ज़रूरी फ़ोन होगा, अटेंड कर लो उसे। अब भला वो मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाती? मौका तो खुद उसके सामने चलकर जो आया था। वहीं रणवीर जो उसे रोकना चाहता था, पर माही ने उसे मौका नहीं दिया, क्योंकि उसके भागते ही स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी उसकी। रणवीर ने अपना सिर नाक में हिलाया और फिर अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा। फ़ोन बहुत ज़रूरी था, जिसे रणवीर जाकर इग्नोर नहीं कर सकता था। उस फ़ोन कॉल को देखकर रणवीर के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने फ़ोन रिसीव किया, बात करते हुए ही अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं माही वहाँ से जो भाग सीधा दादी के रूम में आकर ही रुकी। दादी के रूम में सुगंधा जी बैठी हुई थी, जो दादी से कुछ ज़रूरी बात कर रही थी। सुगंधा जी कुछ देर पहले ही अस्पताल से घर आई थी, क्योंकि आदित्य हॉस्पिटल में ही रुक गया था। दादी और सुगंधा जी दोनों ने ही एक साथ माही की तरफ देखा, जो उनके सामने खड़ी हुई हाँफ रही थी। दादी ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ और कहाँ से भाग कर आ रही हो? माही ने पहले अपनी सांसें दुरुस्त की और फिर दादी से कहा, दादी, एक बड़ा वाला भूत मेरे पीछे पड़ गया था, बस उसी से जान बचाकर भाग कर आ रही हूँ। माही की बात सुनकर सुगंधा जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें भूत मिला कहाँ? तो माही ने कहा, चाची आपको नहीं पता, वो है ना इस घर में सबसे बड़ा भूत रणवीर रजावत, जब देखो मेरे पीछे पड़ जाता है। दादी और सुगंधा जी दोनों के पहले एक दूसरे की तरफ देखा और एकदम से जोर से हंसने लगी। दोनों को अपनी बात पर ऐसे हंसते देखकर माही उनके पास ही घुटनों के बल आकर बैठ गई और बड़े ही क्यूट एक्सप्रेशन के साथ बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपको बता रही हूँ कि आपका पोता मुझे इतना परेशान करता है और आप हंस रही हैं। और उन्हें कुछ समझाइए ना कि क्यों बच्ची को डराते रहते हैं हर वक्त। सुगंधा जी ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे कैसे परेशान करता है वो तुम्हें? माई ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक ही चुप हो गई। मन ही मन बोली, अब ये कैसे बताऊंगी कैसे परेशान करते हैं, वो तो मैं नहीं बता सकती ना सबको। तभी सुगंधा जी ने कहा, माई क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वैसे तो माही के फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ही सुगंधा जी को समझ देर नहीं लगी कि आखिर माही का चेहरा किस बात पर इतना गुलाबी हो गया था। माही ने भी जल्दी से कहा, कुछ भी नहीं, वो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। कहकर माही फिर से बेड से उतरी और रूम के बाहर चली गई।
दादी ने हंसते हुए कहा, सुगंधा, तुम्हें लगता है कि हमारा रणवीर भी ऐसी हरकतें करता होगा? तो सुगंधा जी ने भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, माँ जी, मुझे लगा तो नहीं था कि हमारा रणवीर भी इस तरह की हरकतें करेगा। आपने देखा ना कैसे सबके सामने हमेशा गुस्से से भरा अकड़ू खड़ूस बना घूमता है, और क्या और किसी लड़की को तो अपने पास भी नहीं आने देता, और ना कभी किसी लड़की से दोस्ती करना पसंद करता है। लेकिन माई के लिए वो काफ़ी हद तक बदल रहा है। दादी ने कहा, सही कह रही हो सुगंधा, मैं भी देख रही हूँ। हमारी माही है ही इतनी प्यारी, जिसकी भी ज़िंदगी में जाती है खुशियों से भरपूर कर देती है। हमारा फैसला बिल्कुल गलत नहीं था। एक माही है जो हमारे रणवीर को पहले जैसा बना देगी। वे थोड़ी उदास होते हुए बोली, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी रणवीर पहले की तरह होगा। मेरा भाई शरारती रणवीर। तुम्हें याद है सुगंधा, दामिनी कितना ज़्यादा परेशान रहती थी रणवीर की शैतानियों से। दिन भर पूरे घर में धूम मचाया रहता था, और दामिनी की मार से बचने के लिए मेरे पास आकर छिप जाता था। सुगंधा जी ने कहा, हाँ माँ जी, मुझे सब याद है। और अगर दामिनी से कोई बात मनवानी हो तो दिन भर मेरे आगे पीछे डोलता था। दरअसल सुगंधा जी रणवीर की माँ की दोस्त थी, और उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। फिर दादी ने कुछ सोचते हुए कहा, सुगंधा, 2 दिन बाद अदिति भी बच्चे के साथ घर लौट आएगी, तो मैं कुछ सोच रही थी। सुगंधा जी ने कहा, क्या माँ जी, बोलिए। तो दादी ने कहा, देखो, माही और रणवीर की शादी में अब कुछ दिन ही बचे हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना तभी हम दोनों आदित्य और अदिति की भी शादी करवा दें। सुगंधा जी की बात सुनकर एक बड़ी सी राहत इस बात को सुनकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, माँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही बात आपसे करने वाली थी। तो दादी ने कहा, पर बेटा, इसके लिए हमें पहले आदित्य और अदिति दोनों से बात तो करनी होगी ना। तो सुगंधा जी ने कहा, उन दोनों को भला क्या हर्ज होगा, और आप भी जानती हैं कि एक बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी इस बात से कोई इनकार नहीं होगा। पर दादी ने कहा, पर बेटा, एक बार बात करना ज़रूरी है कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। सुगंधा जी ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं कल ही आदित्य से बात करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि उसका जवाब हाँ में ही होगा। तो दादी ने भी खुश होते कहा, बेटा, अगर वो दोनों मान जाए ना, तो फिर तो हमें आदित्य और अदिति शादी की तैयारियां भी करनी होगी। सुगंधा ने कहा, हाँ माँ जी, इसे भी आपको पता है, मैं जब से अदिति को देखा था तो मैं यही सोचती थी कि मेरे होने वाली बहू बिल्कुल ऐसी हो। वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। देखा नहीं कुछ ही दिनों में कैसे उसने हम सबका दिल जीत लिया। दादी ने कहा, हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। कुछ देर और बात करने के बाद सुगंधा जी रूम से बाहर आ गई। दूसरी तरफ वही रणवीर फ़ोन पे राजवीर है यहाँ। वही राजवीर के मेंशन में आलिया वहीं बेड के पास ही फर्श पर लेटी हुई थी। वो कब रोते रोते फर्श पर ही सो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मेड उसे कई बार बुलाने भी आई थी, पर उसने आने से मना कर दिया। राजवीर पूरा दिन मेंशन में नहीं था। रात को राजवीर मेंशन वापस लौटा, और उसने आते ही मेड से आलिया के बारे में पूछा। तो मेड ने अपना सर झुकाए वही कहा, सर, मैम सुबह से अपने रूम से बाहर नहीं आई, और मैं कई बार उन्हें बुलाने के लिए गई तो उन्होंने आने से मना कर दिया, और कल सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। राजवीर ने एक नज़र सीढ़ियों की तरफ देखा और फिर मेड से कहा, कुछ देर में खाना लेकर ऊपर आ जाओ। मेड ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वहीं से चली गई। राजवीर ने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। तभी इशिता ने उसे पीछे से आवाज़ देकर रुका। आखिर तुमने वही किया ना राजवीर, जिसका शक मुझे पहले से था। राजवीर जो पहली सीढ़ी चढ़ा था, उसके कदम इशिता की आवाज़ सुनकर रुक गए। उसने पलटकर इशिता की तरफ देखा और कहा, कहना क्या चाहती हो? तो इशिता ने राजवीर के पास आते हुए कहा, तुमने उस लड़की से शादी कर ली सिर्फ इस वजह से कि वो रहेजा की बेटी है। तो राजवीर ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा और कहा, तो उससे तुम्हें क्या? इशिता राजवीर के सामने आते बोली, अरे तुम्हें रहेजा से बदला लेना था तो किसी और तरीके से ले सकते थे,
उस लड़की को मार भी। इससे आगे की इशिता इससे आगे की इशिता कुछ बोल पाती। राजवीर ने उसे एक कोड लुक दिया, जैसे कह रहा हो कि वो बोलना चाहती है जो उसे ना बोले तो वही अच्छा है। राजवीर का इशारा समझकर इशिता चुप हो गई। फिर दोबारा बोली, मेरे कहने का मतलब था कि तुम किसी और तरीके से भी तो बदला ले सकते थे ना। उसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। राजवीर ने उसकी बातें इग्नोर की और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा। इशिता भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली, राजवीर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो, ऐसे क्यों जा रहे हो। राजवीर ने ऊपर के फ्लोर पर पहुंचकर वापस इशिता की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता इशिता। तुम बार बार क्यों बेशर्म की तरह मेरे पीछे पीछे चली आती हो। इशिता राजवीर के सामने आई और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें जवाब देना ज़रूरी है राजवीर। भूल गए मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। तुम ही कहते थे ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, फिर तुम एक दूसरी लड़की को अपनी बीवी कैसे बना सकते हो राजवीर। राजवीर ने एक नज़र अपने शर्ट की तरफ देखा जिसे इशिता ने अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था और फिर वापस नज़र उठाकर इशिता के चेहरे की तरफ देखा और झटके से उसका हाथ अपनी शर्ट से हटाते हुए कहा, कभी कभी तुम भूल जाती हो ना कि अभी 2 दिन पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। राजवीर की बात सुनकर इशिता थोड़ी सहम सी गई। उसने अपनी घबराहट कंट्रोल करते हुए कहा, राजवीर, माना मुझसे गलतियाँ हुई हैं, माना कि मैं तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन सच मानो इसके बाद मुझे बहुत पछतावा भी महसूस हुआ था। मैं तुमसे कब से माफ़ी मांगे जा रही हूँ, पर तुम हो कि माफ़ करने को तैयार नहीं। अब तो तुम्हारे डैडी दुनिया में नहीं है, तो क्यों ना हम लोग पहले की तरह। इससे पहले कि इशिता कुछ कहती, राजवीर ने उसके बालों को कसकर पकड़ा और फिर सर्द लहजे में कहा, क्या कहा, पहले की तरह रहना है मेरे साथ। तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी घटिया औरत के करीब आना भी चाहूँगा। राजवीर की दिल जला देने वाली बातें सुनकर इशिता को भी गुस्सा आने लगा था। उसने भी एक जहरीली हंसी के साथ कहा, राजवीर, तुम मुझे घटिया कह रहे हो, और तुम क्या हो ना जो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ हम बिस्तर हुए हो। तुम भी तो फिर घटिया ही हुए ना। राजवीर ने एक रूथलेस स्माइल के साथ कहा, यस इशिता, मैं कई लड़कियों के साथ फिजिकल हुआ हूँ, लेकिन उन लड़कियों को मैंने धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैंने उनसे कोई वादा नहीं किया था। मैंने उन्हें नहीं कहा था कि हमेशा उनका बनकर रहूँगा। उन्हें भी पता होता था कि वो मेरे साथ एक रात के लिए, लेकिन तुम कितने वादे किए थे मेरे साथ, उसे धोखा कहा जाता है। तुम ही थी ना जो कहती थी तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं अपनी जान दे दूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और मेरे ही बाप के साथ हम बिस्तर हो गई। राजवीर की बातें सुनकर इशिता की नज़रें खुद ब खुद झुक गई, क्योंकि राजवीर का कहा एक एक शब्द जहर के बना हुआ था, लेकिन वो सच ही था। राजवीर ने उसे झटके से फर्श की तरफ धकेला, जिसे इशिता सीधा फर्श पर जाकर गिरी। पहले ही उसकी बॉडी पर जगह जगह जख्म बने हुए थे, जिस वजह से उसे तेज दर्द का एहसास हुआ और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकली। राजवीर जाकर उसके सामने ही पंजों के बल बैठ गया। फिर उसके चेहरे पर अपनी उंगली को फेरते हुए बोला, इशिता बेबी, तुम्हें दर्द सहने की आदत है क्या। बार बार कहता हूँ मुझसे मत उलझा करो, लेकिन फिर भी मुंह उठाए आ जाती हो। मन तो कर रहा है कि तुम्हें सीधे से ही नीचे उठाकर फेंक दूँ, पर वो क्या है ना, मेरी अभी नई नई शादी हुई है, और तुम तो जानती हो ना कि मेरे पास अभी इन सब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। वो क्या है ना, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है मेरे रूम में, तो मुझे तो अभी उसके पास होना चाहिए ना, इसलिए ये सब फिर कभी। एपिसोड 96। आपने ये शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर। मैं रिकैप छोड़ रही हूँ, अब आगे। राजवीर बड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। दर्द की वजह से इशिता की आंखों में
आंसू आ गए थे। वो आंसू भरी आंखों से राजवीर को जाते हुए देख रही थी। ये तो वही जानती थी कि उसका दिल कितनी बुरी तरह से जल रहा था। उसने कितने सपने देखे थे राजवीर की बीवी बनने के लिए और कितने ही एफर्ट भी लगाए थे, पर वो सब मिट्टी में मिल गए थे। हालांकि वो राजवीर के डैड के कांटेक्ट में आई भी इसलिए ही थी कि इन सब की मालकिन बन सके। राजवीर के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो राजवीर के डैड के साथ फिजिकल हुई थी, इस उम्मीद से कि राजवीर के डैड उसे शादी कर लेंगे और फिर वो भी एक बड़े गैंगस्टर की बीवी कहलाएगी और उसे वो सब मिलेगा जिसके सपने वो हमेशा से देखती आई थी। लेकिन राजवीर के डैड ने जाने के साथ ही उसके वो सपने भी चकनाचूर हो गए। इसलिए इशिता ने सोचा था कि राजवीर तो पहले ही उसे बहुत प्यार करता है, तो वो वापस राजवीर की ज़िंदगी में लौट आएगी और राजवीर से शादी करके अपने सभी सपनों को पूरा करेगी। लेकिन राजवीर ने आलिया से शादी करके उसे सपनों भी पूरी तरह से तोड़ दिए थे। इसलिए इशिता अपनी हार की आग में आगे दिन जल रही थी। राजवीर ने अपने रूम में डोर ओपन किया तो उसकी नज़र बेड के बगल में ही फर्श पर सो रही आलिया पर गई। राजवीर ने अपने कदम आलिया की तरफ बढ़ा दिए। आलिया ने अभी तक अपना लहंगा चेंज नहीं किया था, वह सुबह वाले कपड़ों में ही थी। हाँ, उसका चेहरा पहले से मुरझा गया था क्योंकि वो सुबह से रोए ही जा रही थी। आलिया फर्श पर बिल्कुल सिकुड़ कर सोई हुई थी, जैसे कोई छोटा बच्चा डर के सिकुड़ कर सो रहा हो। राजवीर जाकर आलिया के पास ही पंजों के बल बैठ गया और एकटक आलिया के चेहरे की तरफ देखने लगा। आलिया राजवीर से बहुत छोटी थी, इसलिए राजवीर को आलिया किसी इनोसेंट बच्ची की तरह लगती थी। आलिया के बालों की बिखरी हुई लटें इस वक्त आलिया के मासूम से चेहरे पर आ रही थी। राजवीर ने अपनी उंगली से आलिया के चेहरे पर आ रही उन लटों को धीरे से उसके कान के पीछे किया। वहीं आलिया ने जब नींद में ही किसी का टच महसूस किया तो घबरा कर अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसकी नज़र राजवीर पर गई तो वो जल्दी से उठकर बैठ गई और डर से पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजवीर ने आलिया की तरफ देखा और वापस अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे रूम में अगर मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? राजवीर का हाथ उससे पहले कि आलिया के चेहरे को छू पाता, आलिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, तो फिर मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना आपके साथ। कहते हुए आलिया की आवाज़ कांप रही थी और उसकी बॉडी भी। शायद वो राजवीर से डर रही थी और राजवीर भी इस बात को महसूस कर पा रहा था। राजवीर आलिया के डर से उसके डर को महसूस कर कुछ पल के लिए तो नर्म पड़ गया, लेकिन जल्दी उसने अपने इमोशंस छुपाकर सख्त आवाज़ में कहा, सुबह तुम्हें इतने अच्छे से समझाया, क्या समझ नहीं आया? आलिया कि तुम यहाँ मेरे रूम में ही रहने वाली हो और ये सब क्या है? आलिया, सुबह से तुमने कपड़े चेंज नहीं किए और मेड बता रही है कि तुमने खाना भी नहीं खाया। आलिया ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ किए हुए कहा, मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए, मैं कपड़े भी चेंज कर लूँगी और खाना भी खा लूँगी, वरना मैं ना कुछ खाने वाली हूँ और ना ही कुछ पीने वाली हूँ, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। आलिया की ज़िद देखकर राजवीर को गुस्सा आने लगा और वो खड़ा हुआ और आलिया की बाँह पकड़कर उसे भी खड़ा करते हुए अपने करीब किया और कहा, ये ज़िद तुम मेरे सामने मत दिखाया करो आलिया, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे साथ सॉफ्ट बिहेव करूँ, लेकिन तुम मुझे बार बार मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ रूडली बिहेव करूँ। राजवीर ने आलिया के हाथ को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से आलिया को अपने हाथ में तेज़ दर्द का एहसास हो रहा था। पहले ही राजवीर के डर रही थी और अब राजवीर के ऐसे बोलने पर अब तो उसे लग रहा था जैसे वो जाकर डर से किसी कोने में छुप जाए। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, पहले तो अपने साथ ज़बरदस्ती शादी की और अब मुझे डांट भी रहे हो और मुझे डरा भी रहे हो। कहते हुए आलिया इतनी क्यूट लग रही थी कि राजवीर उसे देखता ही रह गया। राजवीर ने अब जितना हो सकता था उतनी ज़्यादा अपनी आवाज़ को सॉफ्ट करते हुए कहा, तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें इतने भारी भरकम लहंगे में अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है? तो आलिया ने कहा, हो रहा है, पर मेरे कपड़े तो मेरे रूम में है ना, मैं क्या करती?
और आप मुझे रूम में बाहर नहीं जाने दे रहे। राजवीर ने गहरी सांस ली और उसकी बात को छोड़ते हुए कहा, तो तुम मेरे कोई कपड़े पहन लेती और खाना क्यों नहीं खाया? तो आलिया ने कहा, क्योंकि मैं तो गुस्सा हूँ ना आपसे, और जब मैं गुस्सा होती हूँ तो खाना नहीं खाती हूँ, मुझे भूख नहीं लगती। अभी आलिया ये कह ही रही थी कि तभी उसके टम्मी से गुड़गुड़ की आवाज़ आई। आलिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं राजवीर के कुछ पल के लिए हंसी आ गई, पर उसने जल्दी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, तो तुम्हें भूख नहीं लग रही थी रियली? आलिया ने अपना सर झुकाया, कहा, वो मुझे भूख नहीं लग रही थी, पर वो मेरी टम्मी को लग रही थी, शायद इसलिए। राजवीर ने कहा, ठीक है, तुम बाथरूम में जाओ, चेंज करो, मैं तुम्हारे कपड़े मेड से मंगवा लेता हूँ। और अब मेरे सामने कोई जिद मत करना, वरना मेरा गुस्सा तुम झेल नहीं पाओगी। दरअसल आलिया अभी भी राजवीर से गुस्सा थी, लेकिन राजवीर के गुस्से को देखकर आलिया का गुस्सा तो उड़न-छू हो गया था। वो इतना तो समझ गई थी कि उसके सामने जो इस वक्त डेविल खड़ा है, अगर वो गुस्से में आ गया तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसकी बात मानने में ही भलाई है। इसलिए वो चुपचाप अपने लहंगे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अभी वो वॉशरूम तक पहुंची उससे पहले ही राजवीर ने कहा, उस इशिता के सामने ऐसे रिएक्ट मत करना जैसे तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ रह रही हो। वैसे भी कुछ दिन की बात है, उसे मैं जल्दी यहाँ से बाहर करूँगा। आलिया ने वापस अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर मन ही मन कहा, हो तो गलत क्या समझेगी, फोर्सफुली तो शादी की है, बोल तो ऐसी रहे जैसे मैं घर छोड़कर भाग गई इनके साथ शादी करने के लिए। कहकर आलिया ने अपना मुंह बनाया और वॉशरूम में घुस गई। आलिया चेंज करके वापस रूम में आई तो उस वक्त तक राजवीर सोफे पर ही बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। राजवीर ने ही दूसरे रूम में अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और इस वक्त वह वाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक लोअर पहने हुए था। वो सोफे पर बड़े ही रौब के साथ एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा था। आलिया को इस रूम में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि अचानक उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। आलिया ने भी इस वक्त इस नाइट सूट पहना हुआ था। आलिया ने एक नज़र राजवीर की तरफ देखा और फिर अपनी ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई। राजवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फिर आलिया की तरफ देखते हुए कहा, इधर मेरे पास आकर बैठो। आलिया ने मिरर में ही राजवीर की तरफ देखा और ड्रायर को वापस टेबल पर रखकर राजवीर की तरफ पलट गई। राजवीर ने कहा, देख क्या रही हो, इधर आओ। आलिया चुपचाप आकर राजवीर से थोड़ी ही दूर पर सोफे पर बैठ गई। दरअसल वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी, क्योंकि आज ही उसकी राजवीर से शादी हुई थी और वो जितना राजवीर से बारे में जानती थी, उसे इतना तो पता था कि राजवीर लड़कियों के मामले में कैसा इंसान है, क्योंकि कुछ दिनों से आलिया राजवीर के साथ ही थी। उसने ऑफिस में और यहाँ तक कि घर में भी राजवीर के साथ कई लड़कियों को देखा था। इसलिए वो अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं राजवीर उसे भी तो उन लड़कियों की तरह ही ट्रीट नहीं करने वाला, कहीं उसका बिहेव उसके साथ भी वैसे ही तो नहीं होगा। हालांकि पहले आलिया को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आलिया राजवीर के सिर्फ पर्सनल सेक्रेटरी की थी और उसके दिल और दिमाग में हमेशा यही था कि राजवीर एक अमीर आदमी है और जो करना चाहे वह कर सकता है। उसे तो सिर्फ यहाँ जॉब करनी है, इसलिए वो किसी लड़की के साथ किस हालत में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, वो अनकंफर्टेबल ज़रूर हो जाती थी, क्योंकि कई बार वो राजवीर के साथ उसके ही कैबिन में होती थी और उसके सामने ही कोई और लड़की या तो कभी राजवीर की गोद में बैठी हुई होती या उससे और भी ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रही होती। तब उसके लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती थी। आलिया को अपनी सोच में गुम देखकर राजवीर ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आलिया ने नज़र उठाकर राजवीर की तरफ देखा और अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं, वैसे आप कुछ कहना चाहते थे ना? तो राजवीर ने अपना गला साफ करते हुए कहा, देखो आलिया, मैं मानता हूँ कि आज जो भी हुआ उससे तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और मुझ पर बहुत गुस्सा भी होगी। मुझे भी ये पता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। आलिया कंफ्यूज राजवीर को देख रही थी कि आखिर राजवीर कहना क्या चाहता है। ये बात तो वह सुबह से ही जता रही है, तो वो शादी से खुश नहीं है और ये शादी करना भी नहीं चाहती थी। तो राजवीर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम मेरे साथ सिर्फ 6 महीने के लिए ही शादी में हो। 6 महीने के बाद मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। उसके बाद तुम जैसे मर्जी आए अपनी ज़िंदगी जी सकती हो।
राजवीर की बात सुनकर आलिया हैरान रहकर बोली, और वो हैरानी में बोली, मतलब? तो राजवीर ने कहा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ 6 महीने के लिए की है। दरअसल मेरा कुछ मकसद है। जैसे ही वो मकसद पूरा होगा मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। पहले ही आलिया को राजवीर पर गुस्सा आ रहा था और अब राजवीर की बात सुनकर आलिया को गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसे शायद ही कभी इतना ज़्यादा गुस्सा किसी पर आया हो। और वो खड़ी हुई लगभग राजवीर पर चिल्लाते हुए बोली, अपना मतलब पूरा करने के लिए आप मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? राजवीर सिंह शेखावत, क्या आप भूल गए हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई आपकी कंपनी की प्रोजेक्ट नहीं जो 6 महीने के लिए आपने साइन किया हो। और आपके लिए शादी कोई खेल है कि जब मर्जी लिए और जब मर्जी आए तोड़ लिया। और अगर आपको 6 महीने बाद ये शादी तोड़नी ही थी तो फिर शादी ही क्यों, अपना मतलब किसी और तरीके से भी पूरा कर सकते थे ना। आलिया गुस्से में भूल गई कि वो राजवीर के सामने इतना कुछ बोल रही है। वहीं राजवीर आलिया के गुस्से को देखकर कुछ पल के लिए तो हैरान रह गया, क्योंकि अभी तक आलिया उसे सामने हमेशा ही एक सहमे हुए बच्चे की तरह रहती थी। और आज आलिया को इतने गुस्से में देखकर राजवीर हैरान था। लेकिन आलिया को ऐसे चिल्लाते देखकर राजवीर को भी गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, आलिया चुपचाप बैठ जाओ और शांति से मेरी बात सुनो। आलिया ने फिर गुस्से से कहा, नहीं बैठना मुझे और ना ही आपकी बात सुनी है। अब आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं राजवीर सिंह शेखावत। आपने शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इस बात पर राजीव गुस्से से खड़ा हुआ और लगभग चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप आलिया, अपने मुंह को बंद रखो, बस जो कहा है वो सुनो। राजवीर का इतनी तेज आवाज़ सुनकर आलिया एकदम से सहम गई और अपनी आंखें बड़ी किए राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने गहरी सांस ली और फिर आलिया से कहा, अब एक शब्द मुंह से मत निकालना जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती। अब उठो चुपचाप। इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।